ठप भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकारी अस्पतालों का हाल आप लोग के सामने है। मेडिसिन नहीं है उस तरह की, लोग जो है हॉस्पिटल्स के बाहर अपने अपने जो है घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं कुछ उस तरह के निजी अस्पताल है, मैं अभी यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो डायरेक्टली हिट करने वाली बात है, उनको लगता है बुरा, लेकिन मैं किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करना चाहती यहाँ पे। लेकिन सरकारी अस्पताल है, अब ज़ाहिर सी बात है आप लोग भी समझते होंगे किन किन मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रही हूँ। जिस तरह से लोग आप देखते होंगे कि बाहर अपने घर वालों के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए होते हैं, लेकिन उस तरह से उनको जो है नहीं उनकी सुनवाई होती, नहीं उनको टाइम दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे एक एक 1.5 हफ्ता पहले जो है अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके बाद आप जो है आपकी बारी आएगी, कई लोगों के बाद आपकी बारी आएगी और फिर डॉक्टर आपको मिले या ना मिले। मतलब ये तो एक आम शहरी की ज़रूरत है। ये सरकारी अस्पताल जो है लोगों के लिए बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद जो सरकारी अस्पताल में जो अमला काम करता है, जो डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ काम करते हैं, वो किसकी सैलरीज से होती है? हमारी टैक्स की सैलरीज जो है उनको दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उस तरह से हमारी गरीब आवाम को जो है किसी किस्म की कोई सहूलियात जो है फराहम नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्या वजूहत है? कराची शहर जो आज तक क्यों लावारिस हुआ हुआ है? आवाम बेबस क्यों है? ये सारे सवालात हमारी आवाम के, ये मेरे नहीं हैं, ये हमारी आवाम के सवालात हैं जो हमें फ़ीडबैक मिलता है। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद होंगे मुख्तलिफ पार्टीज़ से, हम उनसे डिस्कस करेंगे कि क्यों कराची शहर जो है, कराची की आवाम बेबस है, क्यों नहीं उनको उस तरह से जो सहूलियात फराहम की जाती है। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आज जिक्र किया कि जिस तरह से सेनेट के इलेक्शन कल हुए, संजरानी साहब जो हैं वो जीत चुके हैं, एक बार फिर से मुंतखब हुए हैं चेयरमैन के लिए, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनके 7 वोट जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची के मसाइल के भी हवाले से हम बात करेंगे और जो कल सेनेट में हुआ उस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज से अली अकबर गुज्जर साहब, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान से महफूज यार खान साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में। जैसे कि आपको पता है कि कल सेनेट का जो मामला था आप लोग के सामने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको उनके 7 वोट जो है मुस्तरद कर दिए गए, और संजरानी साहब जो फिर से एक बार मुंतखब हो गए चेयरमैन के लिए। तो आप बताइए आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, देखिए, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ये तो आपको पता है जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ था सेनेट का, उस वक्त भी यही खेल खेला गया था और वो उसी का रिपीटिशन थी, और वो 7 वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं, मुस्तरद किए गए हैं, वो भी आपको पता है कि वो सारी चीज़ें एज़ पर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया है। कि जो लोग पावर में होते हैं, जब वो पावर में होते तो वो किसी बात को समझते नहीं हैं। वो कभी भी लाख आप किसी की इस्लाह करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, और ताकत कभी भी समझती नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो अपने उस ताकत के नशे में होते हैं। लेकिन उसके पीछे जो है ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं हमेशा से। ये हिस्ट्री बताती है। हमने सीनियर हम मेरे साथ बैठे हुए महफूज यार खान साहब, इन्होंने बड़ा, इनके भी बड़ा तजर्बा है, पॉलिटिकल सिस्टम में रहे हैं, बहुत सारे स्टडी की, आप भी सारे लोग और हमारे बहुत सारे लोग अहले इल्म जो लोग हैं वो समझते हैं इन बातों को, कि ताकत के ज़ोर पे आप जिन चीज़ों को कभी भी ठीक करने की कोशिश करते हैं या ताकत के ज़ोर पे अपना हक लेने की कोशिश करते हैं जो कि आपका बनता नहीं है, तो वो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। और ये सिस्टम ख़राब हो रहा है। ये आप इसमें अब समझ नहीं आ रही, इसमें समझ क्या, हम लोग सब समझ रहे हैं ये क्या हो क्या रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसके बिहाइंड द सीन जो है वो सिंध असम्बली में जो कुछ हुआ अभी थोड़े दिन पहले जो थी, कि वहाँ पे जो लोगों ने PTI के ज़िम्मेदार लोगों ने MPs जो 3 थे उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको वोट नहीं देंगे। उसकी बुनियाद भी उन्होंने बताई। वो मुस्लिम लीग नून के या MQM या पीपल्स पार्टी या किसी XYZ और किसी पार्टी के लोग नहीं थे, वो खुद PTI के लोग थे, ज़िम्मेदार लोग थे, और वो इलेक्शन जीत कर आए थे वहाँ पे, जैसे भी जीत के आए। लेकिन उन्होंने खुद आकर कहा कि हम इनको वोट नहीं देंगे सेनेट में, इस वजह से नहीं देंगे कि इन्होंने अब कोई परफॉर्म नहीं किया है, कोई डिलीवर नहीं किया है, कोई काम नहीं किए, और हमसे किए हुए वादे जो हैं वो इन्होंने पूरे नहीं किए सिंध के लोगों से, कराची के लोगों से। तो वो आम पब्लिक के साथ इन्होंने क्या किया है, जिन लोगों ने इनको सिर्फ वोट दिया है,
और वो उनके साथ उन्होंने असम्बली में, सिंध असम्बली में कितनी तूफ़ान बदतमीज़ी की है वहाँ पे। और वो एक जमहूरी सिस्टम को, एक लोगों को बेसिकली ये पूरी कौम को एक मैसेज देने के लिए काम हो रहा है कि वो देखेंगे ये सियासी लोग जो हैं ये ठीक नहीं काम हो रहा है, असम्बलियों में इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वो देखें जी, नहीं नहीं नहीं, ओवर दूसरे ममालिक में ये आप मैसेज दे रहे हैं कि देखें पूरी दुनिया कोई पागल नहीं है, ना कि वो उनके पास सोच है, लोग आज दुनिया आगे जो बढ़ रही है वो तमाम लोग वो हैं, वो एक जमहूरी सिस्टम के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकतें हैं जिन्होंने आगे तरक्की की है, वो सब लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो अभी उसके बाद फिर असम्बली के बाहर वहाँ इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ शाहिद खकान अब्बासी साहब थे, सद्दीक मलिक साहब थे, और भी लोग थे वहाँ पे भी, क्या उन्होंने देखें जूते मारना, गालियाँ देना, ओपन माँ बहनों की गालियाँ देना, यहाँ तक कि बेटियों, हम सब लोग जो भी कोई ज़िम्मेदार है जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है इस हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में, कोई MNAs है, कोई MP है, या कोई मिनिस्टर है, कोई सेनेटर है, या कोई लोकल लेवल पे भी काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी है, तो उसको रिस्पेक्ट दी ना लोगों ने, उनको वोट देकर आगे लेके आए। तो उनकी इज़्ज़त करना, उनकी एहतराम करना लोगों का, हम सब का उनके ऊपर फ़र्ज़ है। फिर हमारा काम है कि हम अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की, सबकी इज़्ज़त करें। मरियम औरंगज़ेब साहिबा साथ थी, उसके लात मारी गई, वहाँ पे हाथ उठाया, दुपट्टा खींचना, और वहाँ पे लोगों के साथ जो बदतमीज़ी की, ये ऐसी बात नहीं है कि हाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको पता है, ये भी पता है अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लोग नहीं है कि हम इस तरह से कोई हम इतने गए गुजरे लोग तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये एक तरबियत इनको दी गई है इस कौम को पूरी दुनिया में एक मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए कि आप लोगों को बताओ कि हम कौन हैं, हमारा क्या बैकग्राउंड है, हम किस ख़ानदानों से, किस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम ये पूरी कौम को नुकसान देगा, हमारे आने वाली नस्लों को नुकसान देगा, स्पेशली अपने मुल्क को और हमारी कौम का नुकसान होगा। तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर वही उन्होंने इजहार, ये अभी आखिरी जो इनकी वो किस्त जो थी वो अभी आपने कल देख ली है कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, वो स्टैंप लगी हुई है। वही एक अजीब, तो वो उन्होंने कहा जी 7 वोट रिजेक्टेड और उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और वो ऐसे नहीं होगा, देखिए ये ऐसा चलेगा नहीं। अब कब तक करेंगे? अभी कर लेंगे 6 महीने, साल, 2 साल करेंगे, लेकिन लोग अपना हक लेने के लिए जब आप किसी के साथ ज़्यादतियाँ करेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, और लोग कौम जो है आज खड़ी हो चुकी है। और वो अब हमारी कौम को भी समझ आ चुका है कि क्या मामला चल रहा है। आप देखें कौम को समझ क्या आनी थी। अब देखें ना आप, हमारी बेटियां हैं हमारे घरों में जो रहती हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां, आज उनको पहले मेरा हम लोग तो सारे लोग सियासत में रहे, कौंसलर से लेके भी सारे इलेक्शन हम लड़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट में लाजिम बात है हम सारे होते। लेकिन हमने देखा था 2018 से पहले हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारे घर में जो लोग भी फैमिली जो रहती थी वो सियासत में इतना थी, अब जी मर्द थे चलें आप करते जाएँ। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी माएँ बहनें बेटियां परेशान हो गई हैं घरों में। अब जब सुबह को चीनी, आटा, दाल के पता चलता है, सब्ज़ी लाने का, गोश्त लाने का टाइम आता है, कुछ चीज़ मंगवाती हैं, तो वो जो पैसे घर में अखराजात इस लेवल पे बढ़ चुके हैं। अगर एक घर का खर्चा मिनिमम 15-20 हज़ार रुपये था तो वो 20 से 30 से 40 हज़ार हो गया। वो तमाम चीज़ें जो थी, आम आदमी अगर डेली बेसिस की मैं बात करूँ, वो तो मतलब पहले गोश्त का तो तस्वर नहीं करता, तो चले भी नहीं दाल सब्जी थी, चावल थे। देखें सुबह को देखें आप लाते ना आटा जो था, 14 अगस्त 1947 से अगर आप एक थोड़ा सा हिस्ट्री पे थोड़ा सा गौर कर लें तो आपको 18 से पहले था 35 रुपये किलो आटा। 70 सालों में, 71 सालों में महंगाई, आटा 35 रुपये किलो पे पहुंचा था। अब ये जो आए हैं हमारी तब्दीली लेकर हमारे ज़िम्मेदारान, इन्होंने तीसरे साल में जाके 35 से 70 क्रॉस कर दिया है। 2.5 सालों में जो महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, 70 सालों की महंगाई एक तरफ रख लें आप और 3 सालों की महंगाई आप कर लें तो उसको भी क्रॉस कर गई है। चीनी को देख लेंगे, आटे को देखें, ऑयल को, एक आम छोटा आदमी जिसको एक तनख्वाहदार आदमी है, दाल रोटी तो खाएगा ना सब्जी के साथ, खाना तो सुबह कुछ नहीं खाना है, नाश्ता तो उसने करना है, बेशक बस रोटी के साथ करे सालन। लेकिन अब ऑयल 300 रुपये किलो हो गया जो 140 रुपये किलो था 18 से पहले। चावल को देख लें, आटे को देखें, चाय दूध के रेट को देख लें, अब कहाँ जाएंगे लोग आखिर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चीनी की आप ये देखें तो हर घर की ज़रूरत है। ये तो 3-4 चीज़ें जो मस्ट है, कंपल्सरी घर में होना लाजमी है। अब इनके पास, इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये काम है कि वो मुखालिफिन को पकड़ना है, उन्होंने उनको जेलों में डालना है, उनसे इंतकाम लेना है, एहतसाब के नाम पे सियासत इन्होंने की हुई है। कोई एक सिंगल काम और रिकॉर्ड कोई बता दें कि इन्होंने पूरे तीसरा साल चल रहा है, कोई इन्होंने कौम की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई काम किया। पूरी हमारी लीडरशिप को
ए से लेकर जेड तक हमारे लोगों को जेलों में इन्होंने डाला है। नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला, उसकी बेटी को जेल में डाला, उसके भाई को जेल में, उसके बेटे भतीजों को जेल में, वहाँ पे उनके दूसरे बेटे तो बेचारे वहाँ बाहर बैठे, वरना वो भी जेल में होते। बाकी हमारी लीडरशिप थी, शाहिद खान साहब को जेल में बंद किया है, हसन इकबाल को, राना सनाउल्लाह को। वो जो बंदा इनके खिलाफ बात करेगा उनको जेल में इन्होंने कहा जी इनको तो जेल डालें वरना हमारी हुकूमत नहीं चलेगी। उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। अभी चलो कम से कम लोगों को रिलीफ तो आप दें, किसी को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कोई भी आए, हुकूमत कोई भी करे, लेकिन आवाम को, अपनी कौम को हमें चाहिए कि उनको उनकी कोई महंगाई कम करें, कोई बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें। ये अफरा तफरी को परेशानियाँ, ये टेंशन, शुगर, मेडिसिन, अब लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मेडिसिन के आप रेट्स देख लें कितने तो ज़्यादा वो बढ़ कहाँ चुके चली गई आसमानों पे, लोग परेशान हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और चीज़ छोटी छोटी और बहुत सारे मसाइल हैं लोगों को। अब उनके रेट आप देखेंगे तो क्या होगा, ये कैसे जाएंगे लोग। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, कौम तो सारी समझ चुकी है। हम नहीं चाहते कि लोग जो हैं इंतशार की तरफ जाएं, सही बात है, लोग नेगेटिव सोच की तरफ जाएं। हम लोगों को चाहते कि लोग एक अपने जमहूरी सिस्टम के साथ लोग आगे बढ़ते हुए चले। लेकिन इंशाल्लाह अब कौम तंग आ चुकी है, फिर आखिर यही होगा कि लोग इनको घरों से ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और फिर इनको मारेंगे बाहर निकाल के। ये देखेंगे अब ये वक्त आएगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि ये भी फिर भी सोसाइटी की ऐसी बात है। पाकिस्तान के बदनामी क्या है। होगा, लेकिन आखिर क्या होगा जब लोग तंग आमद जंग आमद, जब लोग इतने तंग हो जाएंगे कि जब लोगों को अब इससे आगे क्या आ जाएगा। लोगों को जब रोटी नहीं मिलेगी, लोग बच्चों के लिए दूध नहीं होगा, बच्चों के स्कूल जाने की फीसें नहीं भरेंगे, तो आप लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, बिजली के बिल भरें। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों के स्कूल से हटा लिए, अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस के बिल, महंगाई। सरकारी जो स्कूल से उनका निज़ाम इस तरह का है नहीं जो मतलब अपने बच्चों को वहाँ पे भेज सके, क्योंकि उस तरह की टीचर्स की तवज्जो नहीं है, मतलब तो उस तरह से वो नहीं कर पा रही हैं। सही बात है, ऐसी बात है, बिल्कुल ये हालात ऐसे नहीं है कि जिसके आप इनको अभी भी समझ जाना चाहिए अभी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महफूज यार खान साहब, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान का एक जोर हुआ करता था, अब एमकेएम कहाँ चली गई है? एमकेएम अपनी जगह पर है और ये इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियाँ हैं कि हम कई हिस्सों में बढ़ गए। अच्छा। और 18 मार्च को हम यौम तासीस मना रहे हैं, ताकि हमारी जो एमकेएम पाकिस्तान है, जिसके 3 सेनेटर्स, 8 एमएनएज और 22 एमपीएस मौजूद हैं रिकॉर्ड पर, वो सब एमकेएम पाकिस्तान से हैं। सही। और बाकी जो जमातें क्रिएट की गई हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, न्यूटन की थ्योरी है, विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही। हमने इनके साथ इत्तेहाद किया था, पीटीआई वालों के साथ, और इस मौके पे जब सेनेट का इलेक्शन था या कौमी असम्बली में कैंडिडेट का इलेक्शन था या इससे पहले जो सेनेटर मुंतखब हो रहे थे, उस वक्त हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी जिससे लोग ये कहें कि एमकेएम ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स कर रही है। हमने इनकी हाँ में हाँ मिलाई और देखा कि 2 और 2 5 कैसे होते हैं। सही। मैं आपसे बताऊं, मैं आज इतना मसद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि 2018 के इलेक्शन में मैं हार गया। अगर मैं जीत गया होता तो शायद मैं असम्बली छोड़कर घर आ गया होता। मैं अल्लाह का बेनतहा शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए जो तुरफा तमाशा पार्लियामेंट में हो रहा है उसकी वजह से हम मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। सही। ठीक है, यूसुफ गिलानी साहब के बेटे ने वोट ज़ाया करने का फार्मूला बताया था, उसको बेचारे को ये नहीं पता था वो फार्मूला उसी के बाप पे इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा। ये जो वोट ज़ाया करने की जो टैक्टिक्स थी, तो आपके इनके 8 वोट ख़राब हुए, 7 तो मोहर लगाने पे और 1 वोट जो है उसने 2 लोगों को वोट दिया। ये जो सेनेटर हैं हमारे, क्या ये इतने अपना हवास बाख्ता हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आता। इन्होंने 50,000 दफ़ा वोट डाले होंगे और वोट का तकद्दुस ऐसे पामाल हुआ, इस पे लोगों की उंगलियां उठ रही हैं। और इस वक्त हस्ब इख्तलाफ जो भी बात कह रही है, हम इस वक्त इस पोजीशन पे नहीं हैं कि हम उनको 2 टोक जवाब दे पाएँ, लेकिन गिनती तो गिनती है, ख्वाह उल्टी हो या सीधी हो।
आपने 2 और 2 करना चाहा, वो 4 नहीं हो सके, ऐसे ही है। अच्छा, आप लोग का इत्तेहाद कैसा रहा उनके साथ? आप लोगों ने आजमाया तो है। देखिए, हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ भी मज़ेदार नहीं रहा, नून लीग के साथ भी मज़ेदार नहीं रहा, अब पीटीआई के साथ भी मज़ेदार नहीं है। मज़ेदार नहीं है। इसलिए कि उन्होंने जिन 11 नुकात पर हमसे बात की थी, जो वफाक ने 162 अरब का जो पैकेज दिया था, वो पैकेज अभी कहीं इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये पैकेज, इसके पैसे अगर रिलीज़ होते जब हमारा मेयर था, हमारे डिस्ट्रिक्टों में चेयरमैन थे, तो उस वक्त हम ये कहते कि ये एमक्यूएम ये काम कर रही है। अब आपने डिप्टी कमिश्नरों की ईमा पे, कमिश्नर की ईमा पे छोड़ दिया है, इसके माने ये आपने फ्रॉड किया है। आप मुंतखब नुमाइंदों से काम लेना नहीं चाहते हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि अगर पीटीआई ने अपने किए गए जो 13 नुकात जो हमारे साथ तय किए हैं, अगर उन पे अमल दरामद फौरी नहीं शुरू होगा, तो शायद एमक्यूएम ये फैसला करे कि हम वजारतें भी छोड़ दें और असम्बलियाँ भी छोड़ दें, ताकि हम अपने रोड पर आके अपने अवाम के साथ तो खड़े हों, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिनके पास नानो शबीना के लिए मोहताज हैं। नौकरियों के दरवाजे इस सिंध में हमारे लिए बंद हैं। 70,000 नौकरियों में से 70 नौकरियां कराची को नहीं मिली हैं। इस शहर को कचरे का अंबार बना दिया है। ये सारा पैसा जो खा रहे हैं, वो कौन खा रहे हैं? इस सूबे में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो खा रही है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, वो खा रही है। सरहद में पीटीआई की हुकूमत है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आपकी अगर टीम में इतनी इस्तात नहीं थी, तो आप हज़्ब इख्तलाफ में दोबारा बैठते, दूसरों को मौका देते, ताकि मुल्क तबाही से बच जाता। अब इस वक्त हम IMF के हाथ पीछे भी हाथ बांध के खड़े हुए हैं और दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है। अब जो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कराएं, लेकिन उसका पहले से टेस्ट कर लें। ये जो बाई इलेक्शन होने वाला है 249 पर, इसमें टेस्ट कर लें, ताकि हमें ये एहसास हो जाए कि RTS की तरह 2 दिन के बाद रिज़ल्ट ना अनाउंस हो। देखिए, जब आपने नाजायज़ राय से अपना 14 हमारी सीटें जीती हैं, तो वो सीटें हम वापस लेंगे, ख्वाह इनके साथ हमें मुकाबला करना पड़े या हमें अपने जो अंदाज़ सियासत जो है वो तब्दील करना पड़े। लेकिन बात यह है कि आपने गार्बेज की बात की, ये 3 साल में आपको गार्बेज नजर आया, इससे पहले भी तो आप लोगों का टाइम था, उस वक्त क्यों नहीं कराची के आवाम को सहूलियात फराहम की गई थी? देखिए, कराची के आवाम को जो सहूलियात थी, इससे पहले कभी आपको कूड़े के ढेर नहीं मिले होंगे। जब हमारा मेयर था, हमारे चेयरमैन थे, इस अरसे में जब आप पैसे ही नहीं दोगे, वफाक का जो हिस्सा सूबे को देना है, जब मरदमशुमारी सही होगी तो वो मिलेगा ना हिस्सा। अब आपने 3.5 करोड़ की आबादी को 1,46,00,000 गिना, यानी कि आपने सिर्फ हमारी ख़वातीन गिन ली, मर्द तो गिने ही नहीं। जब आप पूरी गिनती करेंगे तो वफाक से हमें वो शेयर आएगा। अब एक आदमी के ऊपर जितने पैसे खर्च होते हैं, वो सेंसस का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? सेंसस की पिटीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। होते हैं हमारी तो 4 चोर हैं बुनियादी हुकूक से, तो वो महरूम हो चुकी है हमारी आवाम। बुनियादी एतबार से हमेशा कहता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस मुल्क में सबसे बड़ी करप्शन की दावेदार है, लेकिन इस इलेक्शन में ये साबित हुआ कि एक जरदारी सब पे भारी नहीं है। अब जरदारी का भी वज़न कम हो गया। वो जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हुई। अब दामे दुरामे सुखने, हम तो अभी पीटीआई के साथ हैं। उनसे बड़ी बीमारी आ गई, वो इमरान खान सबसे बड़ा कोरोना जो है ना, वो आ गए। अब ये समझ गए, मतलब कोरोना जो है छोड़ेगा किसी को नहीं। वो इमरान की सूरत में आ गया ना। मैं भी आज अपना डोज लगाकर आया हूँ, क्योंकि मेरा नंबर आ गया था। तो ये इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, ख्वाह वो इक़्तिदार में हो या हज़्ब इख्तिलाफ में हो। कौम हमारा बेसिक टारगेट है। अगर कौम को ही हम महरूम रखेंगे, कौम के लोगों को नौकरियां नहीं देंगे, आटा शक्कर और घी के चोरों को नहीं पकड़ेंगे, ये क्यों? ये इसलिए कि आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। कानून ये कहता है कि जिस शख्स ने जुर्म किया, वो कमीशन की रिपोर्ट आप लाइए
और उनको सज़ा ज़रूर दीजिए। अगर वो सज़ा के मुस्तहक हैं, अगर वो बच जाएंगे तो ख्वाह वो पीटीआई के हों, एमक्यूएम के हों, मुस्लिम लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, ये इस कौम के साथ हमारा फ़रेब होगा या बलूचिस्तान के लोग हों। अब जिस तरह से मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगी, एक मतलब ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पहले मैं जो ये कहना चाहूँगी कि अभी आप लोगों ने देखा होगा औरत मार्च जो हुई थी उसमें जो किस तरह की वल्गैरिटी हो रही थी। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर सकती पाकिस्तान में हम रहते हैं कि इस्लामी जमहूरियत है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इस तरह की मतलब हरकतें। और उसी दिन जो है उन्होंने औरत मार्च जो है वहाँ पे तुर्की में भी की गई थी। वहाँ पे जो बाकायदा हाफिज़ थी उनको बुलाया गया, उन्हें ताज पहनाया गया। मतलब एक वो ममालिक है और एक मतलब हम कहाँ खड़े हुए हैं, किसी किस्म की कोई हमारी डिसिप्लिन नहीं है। और इस तरह की जो वीडियोस वायरल हुई है, मुझे इतना शर्मिंदगी के साथ मैंने अपने मतलब मार्च से पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था इसी हवाले से कि मार्च आने वाले, इस पर औरत वुमेंस डे के हवाले से हमने बात की थी। तो मेरा ये एक मैसेज था कि इस तरह की जो आप लोग वल्गैरिटी जो फैलाते हैं, हमारी जो औरतें रोड पे निकल के, उनकी वजह से हमारी जो घरेलू ख़वातीन है, हर शख्स जो उन्हें भी गलत समझता है। अच्छा ये देखिए, मैं ऐसा है कि इस्लाम जो है, हमारा मज़हब जो है, वो तो दुनिया में, सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है, इस पर स्टडी हो चुकी है सब मज़हबों के ऊपर। और जितनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट इस्लाम ने औरतों को दी है, बेटियों को दी है, बहनों को दी है, माओं को जो दी है, ये तो कभी किसी जगह यूरोप में तो कहीं तसव्वुर भी नहीं पाया जा सकता वहाँ पे। और औरतों को यहाँ पे ये एक नाम नहाद एक सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार बनने की कोशिश करते हैं, उनका ये अलमिया है कि वो हमारी सोसाइटी को ख़राब करने के लिए, इसको नेगेटिव वे पे ले जाने के लिए उस तरह से कुछ काम चलते जा रहे। तो हमारा दीन तो किसी भी जगह पे औरत के हकूक़ को किसी जगह पे भी सलब नहीं करता है। हम तो हमारे ही दीन ने इक्वलिटी दी है, बेटियों की परवरिश के बारे में दी है, बहनों की रिस्पेक्ट उनकी दी है, माओं के हकूक़ अलग बयान किए गए हैं और बीवियों के हकूक़ हमारे कुरान में और हदीस में मौजूद हैं कि बीवियों के क्या हकूक़ होने चाहिए और माँ के क्या हकूक़ होते हैं और बेटियों का क्या हक़ है वहाँ पे। ये 4-5 रिश्ते जो हैं आपके मुक़द्दस रिश्ते हैं और बहनों का विरासत में क्या हक़ है, हकूक़ जो इनके हैं। तो बाकी तो किसी जगह पे ऐसा कोई नहीं है। हमारे तो दीन हमारा विरासत में हिस्सा देता है, प्रॉपर उसको चीज़ों को सूरत देता है। निसा में हर सूरत चीज़ निसा क्लियर है। अच्छा, उसमें बिल्कुल सब सही चीज़ें बात है। क्लियर हैं उसमें से। और ये और वो हम एज ए मुस्लिम भी, हम एज ए सोसाइटी के ज़िम्मेदार होने के बावजूद हम ये कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि हम बेटियों की बराबरी होनी चाहिए। बराबरी कहाँ होनी चाहिए? उनकी एजुकेशन में होनी चाहिए, उनकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। बेटियां बेटों से कम किसी सूरत में नहीं होती। लेकिन हमारे उनकी यहाँ पे अच्छी से अच्छी उनको हुकूक और दिए जा रहे हैं, आला कौन से से आला, हुकूक चाहिए? अच्छा, उनको अच्छी और आला से आला एजुकेशन बेटियों को मिलनी चाहिए। उनकी तरबियत उनकी बेटों के से भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बेटियों ने अपने घर संभालने होते हैं, बहनों ने अपने घर संभालने होते हैं। वो एक माँ की सूरत में जब आगे सोसाइटी के सबसे अहम रोल जो है वो माँओं का और बेटियों बहनों का होता है। तो हम तो अपनी बेटियों को, बहनों को और अपनी माँओं को सबको हकूक़ देने के लिए इक्वलिटी की बुनियाद पर उनकी अच्छी एजुकेशन हो, उनको हेल्थ उनकी अच्छी हो, उनकी घरों में नो डाउट कि ये इस तरह की थोड़ी बहुत ही बातें ज़रूर हमारी सोसाइटी में हैं। इंटीरियर में ले लें, पंजाब हो, सिंध या केपी के कहाँ भी हो, बेटों से थोड़ा सा वो किया जाता है कभी, इस वजह से कि वो यहाँ शहरों में रहने वालों की सोच और गाँव में रहने वाले लोगों की सोच में बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे वहाँ बेटियों के लिए इतने अच्छे ज़राए नहीं होते, हेल्थ के लिए ज़राए नहीं है वहाँ पे। अच्छी एजुकेशन, अगर गाँव से निकल कर 20-30 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़े बेटियों को बसों पे या गाड़ियों पे किस तरह से जाने के लिए, लोगों के पास ये कन्वेंस तो, ये सहूलतें तो नहीं है। तो वहाँ से अगर ये बातें, तो हम यहाँ शहरों में रहने वाले बातें तो ज़रूर करते हैं, हम कहते हैं कि जी नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो जो सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे बेटियाँ जो हैं, बहनें बेटियाँ जो जाती हैं हमारी, तो उनको आने जाने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ये कोई सोचता है, उस पर कोई भी नहीं सोचता। लेकिन जी जी मैं चाहूँगी कि हम इस बात को कंटिन्यू करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जब हम गुफ्तगू कर रहे थे औरत मार्च, वुमेंस डे के हवाले से, जो कि अभी पूरे पाकिस्तान में औरतों ने जो है मुख्तलिफ जो है सूबों में औरत मार्च की, और उस तरह से उन्होंने जो वल्गैरिटी फैलाई है, मेरे ख्याल से ये चीज़ बेहतर नहीं है। अगर आप औरत के हुकूक़ की बात करते तो उसको एक इस्लामी नज़रिए के हवाले से आप बात करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। हम इसी के हवाले से बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर कराची की आवाम और उनकी बुनियादी सहूलियात के हवाले से भी हम बात करेंगे। जी देखिए, ख़वातीन के हुकूक़
सूरत निसा में, विरासत में उनका हिस्सा, ये सब 1400 साल पहले जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के ज़रिए और रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी हिकमत के ज़रिए कुरान पाक में ये तमाम चीज़ें दे दी हैं। जी लेकिन हम औरत मार्च की हिमायत करते हैं, लेकिन उसमें जो गलत इश्तिहारात और वो होते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की ख़वातीन को उनका हक़ देना चाहते हैं, लेकिन वो हक़ अगर आप वो हरकतें करें जो रेड लाइट एरिया की ख़वातीन भी नहीं करती हैं, तो ये जो लोग हैं इन पे पाबंदी होनी चाहिए। और उसके लिए पैमरा को ये चाहिए कि ये जो सनसनी खेज़ जो ख़बरें ब्रेकिंग न्यूज़ चलवाते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी की लड़की ने लड़के को प्रपोज कर दिया, 2 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, ये ख़बरें बैन जब हो जाएं तो वो जो मज़मूम मकासद हासिल करने वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ ममालिक से पैसा लेकर इस किस्म की सनसनी खेजी फैला रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से अभी जो है वुमेंस डे तो के पे एक पाकिस्तान की जो है मशहूर अदाकार हैं, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा मतलब वाहियात किस्म की बातें की हैं। उन्होंने मैं उनकी शदीद मजम्मत करता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कुरान का हवाला देखिए कि मतलब हम क्यों ये सारी बातें जो कुरान में लिखी गई हैं वो क्यों हम उन चीज़ों को फॉलो करें, हमारा जो है वो मतलब हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस तरह की बातें की गई। देखिए, मैं उसमें 2 चीज़ें हैं, वो पहले इस पर बड़ी बहस हुई। उसमें यह है कि टीनेजर बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे माशरे में बिक जाती हैं ख़वातीन, उनको अपनी एज से पहले उनकी शादियां, ये जुर्म है, पाकिस्तान के कानून में जुर्म है। मेरा कहना यह है कि ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं और जैसे विरासत है उसमें उनका मुकम्मल हक़ है, लेकिन ये हमारा कसूर है माशरे का कि अक्सर भाई जो हैं बहनों का हक़ सल्ब कर लेते हैं। सिंध में कुरान शरीफ से शादी कर देते हैं। तो मैं बाद ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को बहैसियत सिंधी वडेरे के उनका पूरा पूरा हक़ दिया है। हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। देखिए, हमने वुमेन डे हमने भी मनाया। मैंने यहाँ पर सिंध में फेंसिंग कंपटीशन, शमशीर जनी का मुकाबला लड़कियों का करवाया, ताकि हम एक अच्छा मैसेज दें दुनिया को कि हम ख़वातीन डे को कैसे मना रहे हैं। मैंने पाकिस्तान की पहली ख़वातीन यूनिवर्सिटी, जिन्ना यूनिवर्सिटी वराए ख़वातीन नाज़ाबाद में है, वहाँ 5000 बच्चियाँ पढ़ती हैं। गेट वक्त पे खुलता है, वक्त पे बंद होता है, पूरा जो भी उनका तरीक़ा है, कोई बच्ची बग़ैर यूनिफॉर्म के आ नहीं सकती है। तो आप इम्प्लीमेंट करें, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये डिप्टी कमिश्नरों की और उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म के मुजाहिरों को वो तशहीर से बचाएं, ताकि उन्होंने जो पेमेंट्स लिए हुए हैं, जब उनकी वो तस्वीरें नहीं जाएंगी उनको पैसे नहीं मिलेंगे। और जितनी ये बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल वर्क के नाम पर काम कर रही हैं, उनके ऑडिट अकाउंट्स चेक किए जाएं, और जिन लोगों के पैसे किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं उनको पाबंद कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। ठीक कह रहे हैं। मैं अली अकबर साहब आपके पास आऊँगी। कराची के अवाम के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या किया? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ा आपने अहम क्वेश्चन किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इस पर बात ये करना चाहता हूँ। मैं स्पेशली कराची, हम तो कराची के हैं और हम सब जो कुछ भी हैं, हम सारे इस शहर की निस्बत से हैं। हम तो दुआ गो हैं शहर के लिए कि अल्लाह इस शहर को सलामत रखे हमेशा। सबसे ज़्यादा और यहाँ के शहरियों के लिए हमारी जंग सिर्फ, हाँ, हमारे जंग सिर्फ इस शहर की, कराची की, उसके बाद सिंध और बाकी पाकिस्तान सारी जगह पे होगा। हमारी हुकूमत 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि हमने सबके साथ इत्तेहाद किया, इकट्ठे रहे, लेकिन मज़ा नहीं आया उनमें से। लेकिन मैं पिछली दफ़ा 2013 से 18 तक शायद हम इनके साथ, ये हमारे साथ नहीं थे। सेनेट के इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में भी हमारे साथ नहीं थे। 3 साल पहले हम गए थे इनके ऑफिस में, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी इनके ज़िम्मेदारान से। फिर लेकिन क्योंकि इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, इनके बहुत सारे मसाइल हैं जिनको ये कहते हैं कि नहीं हम फेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आखिर में होते उन्हीं के साथ ही हैं जो इनका काम नहीं करते कभी भी। कभी पीपल्स पार्टी के साथ हो, इस दफ़ा पीटीआई के साथ वोट भी दिए, सेनेट में भी इन्होंने उनको वोट दिए, प्राइम मिनिस्टर को भी वोट दिए, स्पीकर को भी दिए, सब जगह वोट इन्होंने दिए, इनका काम उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन पिछली दफ़ा ये हमारे साथ नहीं थे। ये नुमाइंदगी कराची की करते हैं, लेकिन हमने कराची के लिए क्या काम किया वो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको
आपकी निस्बत से K21 की तवज्जो से मैं अपने लोगों को, कराची के लोगों को बताना चाहता हूँ। ज़रूर मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि देखें, इन्होंने हमें कराची से 18 में, आपको पता है जो कुछ हुआ, जी हाँ, 13 में हम जीत के आए, तो हमें कराची में हमने 5, 6, 7 मेगा प्रोजेक्ट हमने दिए कराची के, जो पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना है, अगर उस जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट किसी और गवर्नमेंट ने जो इस शहर के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, इस सूबे के ऊपर जो हुकूमत करते रहे सालों साल, किसी ने 30 साल हुकूमत की है, MQM ने तकरीबन 30 साल इस सूबे के, इस कराची पे ऊपर हुकूमत की, MQM ने तकरीबन हाफ सेंचुरी, तकरीबन 40-45 साल हुकूमत की। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, PTI को तो आप छोड़ ही दें, उन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई, एक फुटपाथ भी नहीं बनाया होगा इस शहर में जो उन्होंने किया। हमने सबसे पहला काम जो था वो किया कि हमने ग्रीन लाइन बस जो थी, बस का मंसूबा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा है कराची का। सरजानी टाउन से अगर आप विज़िट करें, सरजानी टाउन से आएँ तो आप नाज़ाबाद से निकलते हुए जी सारा मैंने वो देखा, निकल देखा है आपने, मैंने देखा। 28 किलोमीटर का लंबा हमारा ये प्रोजेक्ट है। ये अरबों रुपए का है, इसकी अब तहकीक करें ज़रूर, आप देखिएगा कि वो एक इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो हमने कराची के लोगों के लिए दिया था। कायदे आज़म के मज़ार से लेके फिर आगे टावर से डाकियार तक का ये हमारा मंसूबा था। जी हाँ, हमने जो कुछ हम कर सकते थे हद्दुल इम्कान कोशिश की कि हम कंप्लीट करके, क्योंकि ये देना हमने लोकल गवर्नमेंट यहाँ सूबे को है, बना के सूबे को देना है, सूबे ने आगे बसें चलानी है, वो उनके मामला था। अब गवर्नर सिंध साहब ने कुछ मिठाई के चक्कर में बहुत सारी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी से बातें की थी, लेकिन वो इन्होंने कुछ पैसे के लेन देन के चक्कर में वो फाइनल नहीं हो सका। अच्छा। अभी तक भी हमने बना के दिया, फंड हमने दिए, सारे काम किए। मेयर कराची वसीम साहब से अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमने कौन कौन से फंड से जो दिए थे, हम जाने से पहले भी दे के गए हुए थे, फिर अभी इस गवर्नमेंट ने, PTI की हुकूमत ने आगे इस्तेमाल किए उससे। उसके बाद कराची हैदराबाद मोटरवे जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, हमारी पार्टी ने, हमने बनाया। कराची से हैदराबाद ये कराची के शहरियों के लिए था। हमने तो पूरा पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने का पूरा था, लाहौर से कराची, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर से लेके गिलगित बिल्तिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोटरवे के जाल बिछा दिया था। जी, लेकिन अपनी हुकूमत के दौरान हमने कराची हैदराबाद कंप्लीट कर दिया, और लोगों के लिए ये सहूलत, आप सफ़र करते हैं तो आपको पता है, ये भी तारीख़ में, कराची की तारीख़ में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए का। अगर इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो तो ज़रूर आप उसको नोट कीजिएगा कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट फ़लान लोगों ने बनाया है उसमें। तीसरा ये वो था कि ये लियारी एक्सप्रेसवे 18 साल से बंद था। कराची शहर का हमारा बहुत अच्छा मंसूबा था ये लियारी एक्सप्रेसवे। जी हाँ, बिल्कुल। एक साइड से आधा बना हुआ था, दूसरी साइड बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इसको दोनों साइड को कंप्लीट किया, और अरबों रुपए फ़ंड देकर हमने इसको दोनों तरफ से उनको रवां दवां कर दिया, और शहर के लोगों को, उससे बाहर से जाने वाले लोगों के लिए एक सहूलत, बहुत बड़ी सहूलत। 3 बातें ये हो गई। सही। अच्छा, पानी का कराची की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, 25 अरब रुपए का मंसूबा था हमारा पानी का, कराची के शहरियों के लिए 25 अरब का मंसूबा था। 12.5 अरब रुपए हमने देने थे वफाक ने, हमने दिया अपने हिस्से के सिंध हुकूमत को, और 12.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने करके K4 का पानी का मंसूबा था, जो बहुत बड़ा मंसूबा जो कराची के लिए था, जी, हमने पैसे दिए। ये भी चेक ज़रूर होना चाहिए कि पानी का इतना बड़ा मंसूबा कराची में आज 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक कोई बड़ा मंसूबा नहीं लगा होगा जो लेकिन हमने अभी भी दिया। पानी की बूंद-बूंद के नहीं, लिए ये बात आवाम अभी जो अभी है अब बात परेशान है, मेरी कहाँ है, है? नहीं मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। वो इन्हें आगे complete लोगों का कर बात लेने है, लोगों की बात है कि अभी करने वालों जिनको हमने करवा के दिया है उन्होंने संभालना, उनकी जिम्मेदारी, हमारा काम था, हमने काम करके दिया। जो वफाक के फंड से हमने दिए, जिससे सूबाई हुकूमत से नहीं दिए। फिर उसके साथ साथ ये था कि ये हमने 3 पावर प्रोजेक्ट लगाए कराची में। सही। 3 पावर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड पे हैं, कोई ये ऐसी हवा में नहीं है चीज़ें। 1320 मेगावाट का वहाँ पे हमने बिन कासिम पे लगाया था एक पावर प्रोजेक्ट। 2 पावर प्रोजेक्ट कैनएफ 1 जो ऑलरेडी पहले लगा हुआ था, उसके साथ कैनएफ 2 और कैनएफ 3 1200 मेगावाट के 2 पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें हज़ारों लोगों की नौकरियाँ, इधर भी हज़ारों लोगों की नौकरियाँ, वहाँ पे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट है ये कराची शहर में लगे उसमें से। फिर उसके साथ साथ अभी देखें कि वो इंटरचेंज है यहाँ पे, ये इसके साथ ही ग्रीन लाइन के साथ एक बड़ा इंटरचेंज है, फिर 2, 3, 4 बड़े अंडरपास और बाईपास नाज़ाबाद की तरफ से गुजरते हुए, ये हमारे फंड से बने हैं। आज ये हमारे पीपल्स पार्टी MQ वालों को भी पता है कि वो सारा फंड हमने दिया था। वसीम अख्तर साहब के बहुत सारे मंसूबे थे जो हमने फाइनल किए थे कराची शहर के लिए, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर यहाँ से फिर थरपारकर के लिए वहाँ पे जो कोयल का बड़ा मंसूबा था, कोयले से बिजली पैदा करना, यहाँ बिन कासिम से लेके हम लेके गए वहाँ तक, उसमें अरबों रुपए का वो भी प्रोजेक्ट सिंध कराची में थी। फिर आखिरी बात यह कि इस शहर में लोगों को आज़ादी दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ। हमारी हुकूमत ने आज़ादी ये दी। इस बात पे मैं आपको बात अप्रिशिएट करने करूंगी इनकी लोगों गवर्नमेंट को आज़ादी दी कि अभी और हमारे खिलाफ ऑपरेशन सुकून किया। से नहीं, जो नहीं, अभी किसी के सोरेस खिलाफ में नहीं। सुने, हमारे मैं थोड़ी सी जो बात है 1992 फौज से का, नहीं, रेंजर्स मैं का, महफूज पुलिस भाई का की एक मौजूदगी बहुत में बड़ा ये मैं किरदार बात एक है। कर दूं। मेरी बहन, मेरा हाँ। एक मिनट बात सुन ले। इस शहर के अंदर अकेली एमक्यूएम नहीं थी कि एमक्यूएम ये सब कुछ कर रही थी, उसके साथ साथ अमन कमेटी यहाँ पे लूटमार कर रही थी, गैंगवार था यहाँ पे। बहुत जो कराची अमन केस सुप्रीम कोर्ट के यहाँ बेंच में लगा था, तो वहाँ पे तो लोगों को क्लियर किया गया है किस किस ने क्या क्या किया, कौन कौन था यहाँ पे, किस किस लोगों ने हल्के इलाकों में बांटे हुए थे, कौन कौन बत्ताखोरी कर रहा था, कौन कौन लूटमार कर रहा था। एमक्यूएम के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो भी कोई भी क्राइम में मुलव्वस। अली अकबर गुजर था, मुस्लिम लीग नून में हो, एमक्यूएम में हो, किसी भी जहाँ पे हमने तो ओपन हैंड दिया था। गवर्नर सिंध 1700 जुबैर साहब लोग बैठे जो थे कुर्बानी सर, हमने दी, तो हमने मेरी तो सबको दिया। आज वो दूसरे लोग मियाँ जिधर साहब जिधर की भी से। हुकूमत में ये ऑपरेशंस हुए। जी अच्छा, हाँ। मैं थोड़ी सी कंप्लीट करूं महफूज भाई, जी, आप जी, उसमें जी, कर लीजिए। जी, जी। तो लेकिन लोगों को इस शहर को कोई भी नहीं चाहता, एमक्यूएम का हो या किसी और का भी हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा बेगुनाह बेटा वो उसका खून हो बिल्कुल जाए। सही किसी बात का है। बेटा हो, किसी का भाई हो, किसी का बाप हो, बेटियों को कोई भी नहीं चाहेंगे, ना माएँ ना बहनें, बेटियां तो नहीं चाहती। हमने शहर को अमन दिया है कि लोगों को कत्ल वारत नहीं होनी चाहिए। कर कौन रहा था, पीछे कौन था, कैसा था, ये बातें अलग है, उसके ऊपर अलग बात होगी। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमारे लोगों को, चीज़ों को बदनाम करने के लिए भी काम कर रहे थे। कुछ लोग थे जो सही। मलबा किसी के ऊपर डाल दिए जाते थे, करने वाले फलां थे जिनको बदनाम करके आगे करते रहे। लेकिन ये एक नई अलग बात है, इस पे बहस नहीं उसमें होनी चाहिए। मैंने बताया आपको कराची हैदराबाद मोटरवे का कहा है, ग्रीन लाइन का कहा है, वो सब accepted K4 का कहा है, लियारी एक्सप्रेस का कहा है, तीन पावर प्रोजेक्ट का कहा है, इस शहर में आज़ादी की बात की है। अगर किसी और ने, किसी भी एक शख्स ने भी, किसी भी एक पार्टी ने इस शहर में से बड़ा कोई काम किया हो, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद, मैं कह रहा हूँ, किसी ने इतने बड़े प्रोजेक्ट बना के दिए हों, तो लोग, कराची के लोग ये पूछ सकते हैं कि नहीं जी, अली अकबर गुजर साहब आपने कहा कि हमने ग्रीन लाइन से बड़ा प्रोजेक्ट हमने बनाया फलां पार्टी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मंसूबे रुक गए। नहीं, कोई नहीं रुका, सुने मेरी बात। मैं इसकी वजाहत ग्रीन लाइन करता चल रहा है, अभी हमने जो कंप्लीट करना था, देखें हमने दे दिया कंप्लीट करके, उसको आखिरी स्टेज पे था, वो सिंध हुकूमत को दिया, वफाक ने फंड वफाक के पास थे, उसमें मौजूद थे, दे के कंप्लीट करना था। हैदराबाद मोटरवे हमने कंप्लीट कर दिया, लियारी एक्सप्रेस वे कंप्लीट कर दिया, कैनब वहाँ के 1320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। वहाँ पे 1200 मेगावाट के चाइना के साथ चल रहे थे, कैनब 2 3 तकरीबन 1200 उस पर भी वो आखिरी स्टेज पे थे उस वक्त। लेकिन हमने अपने जो काम थे वो हमने सारे कर दिए, करके दे दिए। K4 पानी का मनसूबे के साथ फिर एक और बात बता दूँ कि आखिरी बजट जो था हमने पेश किया था, जो हमारा 2017 में जो तो आखिरी था, उस वक्त हमारे यहाँ के मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वफाकी वजीर थे खजाना के, और हमने दिया था एक डिसैलिनेशन प्लांट जो वहाँ पे समुंदर से साफ पानी करने का कराची के लिए बड़ा मंसूबा था, जो कितने अरब डॉलर का था, जो हमने फाइनल करके हमने बजट में डाल दिया था कि हम इसको प्लांट यहाँ से पानी समुद्र साफ करके कराची के शहरियों को देंगे। हमने वो भी डाल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अगली गवर्नमेंट हमारी आती तो हम ये भी सीधा कर देते। और फिर हमने शहबाज साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ाने के लिए हमने कहा था कि हमें चाहिए, हमने कहा, पूरी मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि देखें हम लाहौर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हमें ताज्जुब होता है कि हम जाके वहाँ देखते हैं तो जब वहाँ में और यहाँ में कितना फ़र्क होता है। हमारा शहर है, कचरों का ढेर बना होता है यहाँ पे कराची और वहाँ लोगों ने, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि ये सारे काम जो है वफाक ने फ़ंड दे के हमने किए। वहाँ जो उनका जो सब चारों सूबों को जो फ़ंड मिलते हैं वफाक की तरफ से, सबको उनके मुताबिक जो एज़ पर कानून और आइन के मुताबिक है उसके मुताबिक मिलते हैं उनको। लेकिन अगर कोई खर्च नहीं करेगा तो इसमें गलती मेरी या महफूज यार खान साहब की तो नहीं। अगर इनकी जिम्मेदारी तो ये खर्च करें, मेरी तो मैं खर्च करके अपनी तरफ से ठीक काम करवा दूँ। अगर महफूज भाई या कोई और XYZ नहीं करेगा तो किसका कसूर उनका है? जिनके पास हुकूमतें थीं, जिनकी जिम्मेदारियां थीं, वो काम करते, लेकिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं दी। हमारा शहर रुल गया, हमारे बच्चे रुल गए, हमारे घरों से हमारी माएँ बहनों बेटियां जिस तरह से सर्वाइव कर रही हैं शहर के अंदर, वो सब आपके सामने हम सब देखते हैं। आज भी कचरा भरा हुआ है शहरों के अंदर, रोड टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सफाई सुथराई का निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा है, पानी का निज़ाम नहीं है, सीवरेज का पीने का निज़ाम पानी बदहाल हुआ है, तो तबाह हाल हो गया। अब जाएं आप किसी जगह निकले, रस्तों में रोडों के थोड़ी ऊपर सी पानी बारिश खड़ा की होता है बूंदें वहाँ गिर पे। जाती है, कराची नहीं, शहर अभी तो बगैर बारिश सैलाब के का भी मंजर पेश कर रहा होता है। आज बुरा हाल है इस शहर का रहा अभी है। मैं आ रही थी नीपर से, मैंने देखा पूरा वहाँ पे पानी जमा हुआ है, सीवरेज का इतना मैं बुरा वही हाल कह है रहा हूँ वहाँ जी, तो पे। बारिश नहीं हुई, ये लेकिन तो ये क्या पूरा हुआ शहर है, डुबो देंगे। ये 30-40 साल की ये तारीख है। पीपुल्स पार्टी ने तय कर लिया है कि वो अंदरून सिंह से जीत कर आते हैं और शहरों पर हुकूमत करते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने इसको मोहनजोदाड़ो बना देना है कराची को। इन्होंने एक बस इंपोर्ट नहीं की, इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स जो अभी अकबर ने बताए, मैं सबको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन ये फंड्स जो हैं वो पीपुल्स पार्टी के हाथों में आए ना,
उन्होंने, अच्छा ये जो अभी फायर टेंडर्स वगैरह आए हैं, वो वसीम अख्तर जब मेयर थे उस ज़माने में उन्होंने दिया था, वफाक ने दिए थे, वफाक ने दिए थे। अच्छा। मुस्लिम लीग और नून अब ने जो है ये आए हैं, जो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है वहाँ पे होने, लेकिन अब हमने दिया, हमको जरूरत है। मुझे कंप्लीट कर लेने दो। तो हम उन तमाम चीज़ों को कदर की निगाह से देखते हैं जो वफाकी हुकूमत ने, ख्वाह किसी दौर में पीपल्स पार्टी की वफाक हो या मुस्लिम लीग की वफाक हो, उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए उसके पैसे भी रिलीज़ किए। अब सूबे में बदउनवानी और चोर बाजारी और मिस्टर 10% और मिस्टर 10% के नामों पे काम होते रहे, उसका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल होना एहतसाब चाहिए। दोहरा होना चाहिए, हुक्मरान हो या हस्ब इख्तलाफ है, सब बराबर हैं कानून की नज़र में। देखिए कराची सर्कुलर रेलवे, हाँ वो भी तो सॉरी आज- मैं भूल गया बीच में। मैं बता रहा सॉरी, हूँ वो आप- हमने उसमें बिल्कुल हमने उसमें डाला था, सी पैक में डाल दिया था, सी पैक में डाल के कि हम इसको कंप्लीट करेंगे अच्छा। सर्कुलर रेलवे। देखिए सर्कुलर रेलवे इस शहर में अयूब खान के ज़माने में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल। आज उसकी पटरियां भी गायब हैं। सर्कल रेलवे तो एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ, बड़ा मंसूबा था, हमने किया उसको, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ जस्टिस साहब ने जब वहाँ पर तोड़ने का काम, देखे इस शहर में जो ग्रोथ हुई है आबादी की, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं पर। हर अहम मोड़ पर कोई ऐसी कच्ची आबादी आ गई है जिसको अब जब तोड़ते हैं तो एहतजाज हो रहा है। तो भाई आप ये जो हमारे इस शहर में हमने किसी को नहीं रोका, वरना तो हम कहते जीरो माइट पे लगा दो कि भाई कौन आया और उसका रजिस्ट्रेशन करो और फिर वापस चला जाए। ये शहर सबको रोजगार देता है, ये 90% सूबे का बजट देता है और 60 से 70% वफाक में देता है। K4 का मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए ताकि लोगों को पानी मिले। पानी अब हमारी आंखों में रह गया है। बिल्कुल सही बात है, रो रो के ही पानी आ रहा होता है, यही है। बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि देखिए ना, आंखों में रह गया। अब डिसैलिनेशन प्लांट, नहीं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो DHA ने लगाया था और कूड़ा खरीद कर लाए थे, वो कूड़ा भी वहीं पड़ा हुआ है, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ प्रोग्राम। वो तो DHA का अलग प्रोग्राम नहीं, था हमारा। मेरी अर्थ तो जी, सुन लेना, उनको भी तो जरा उनके भी कान खड़े करा देना, उनके कान खींचे आप थोड़े उनके, से, खड़े ना इसलिए कि DHA को ये चाहिए कि अपना डिसैलिनेशन प्लांट, जो उस वक्त का मुझे बजट नहीं कहां से लिया था, लेकिन इनको बेनथा बिजार हमने क्यों छोड़ दिया है। हम इनसे ऑडिट क्यों नहीं मांगते DHA से, DHA के खिलाफ पिटीशनें लोग क्यों नहीं फाइल करते, क्योंकि पूरा DHA डूब गया था जी हाँ। और 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ था, पूरी आबादी डूब गई। आपने जो निकासी का जो निज़ाम बनाया था वो आपका बेकार हो गया, अब आप रिफर्बिश उसको कर रहे हैं, पैसा तो हम देते हैं ना जो DHA के रहने वाले हैं, इसी तरीके से सूबे के रहने वाले करते हैं। मेरा कहना यह है कि हम उन तमाम लोगों की कदर करते हैं जिन्होंने इस शहर तमाम की लोगों की बेहतरी के लिए, नहीं, हमने किया है। मेरे अर्थ तो कहें सुन लो, उनको मेरे कि फलां ने सुन तो किया लो, अर्थ तो सुन लो। ये जो अगर ये PTI वाले उन मुतालबात पे जिन पे हमारा इनका इलाक़ हुआ था, क्योंकि पीपल्स पार्टी से भी अलहदगी हमने हुकूमत से यूं ही की थी कि वो नुकात पे पूरे नहीं उतरे थे, मुस्लिम लीग के साथ भी यही मसला था, अब PTI के साथ भी यही मसला है। अगर ये 11 नुकाती मसले ही लगे रहेंगे, आप लोग कुछ और सोचे, कराची के बारे में सोचा, कराची के बारे में मैंने तुम्हें बड़े सुकून से सुना, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करना है। नहीं देखे ना, मेरा कहना यह है कि जो भी सियासी जमात इस शहर में काम करना चाहती है हम खैर मकदम करते हैं। मुत्तहदा कौम पाकिस्तान हर उस आदमी को कद्र की निगाह से देखती है जो शहर के लिए कोई नेक काम करना चाहता है। हमारे कारकुनान उसके साथ खड़े होंगे और उनकी मदद करेंगे। ये ना समझें कि आप हमारी हस्ब इख्तलाफ है, नहीं, अगर आप इस शहर के मफाद में काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ये मैं मैसेज आज आपके इस प्रोग्राम में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को देना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ वाले होश के नाखून लें, अगर वो नहीं है तो हमारे लिए ऑप्शन कोई मसला नहीं है। हम पहले भी वजारतें छोड़ चुके हैं। हाँ। अब मुमकिन है हम कौमी असम्बली भी छोड़ दें ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अच्छा मैं थोड़ी सी आखिरी बात में महफूज भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मैं इनसे ये करना चाह रहा हूँ कि अब तो वक्त गुजर गया है कि
बांस न रहे बांस नाम बजे बांसुरी, हाँ। सारी बना के उन्होंने तैयार करके बांसुरी शांसुरी दे दी, उन्होंने बजा बजू के सारी ख़राब कर दी। ठीक है, अब तो मामला हो गया आखिरी, जा रहा है आखिर की तरफ। मैं अब अर्ज़ करना ये चाहता हूँ, देखिए मैंने इनको कहा कि हमने बगैर मुआहदे के ये सारे काम किए, हम किसी के पाबंद नहीं थे, ना हम यहाँ से हमें वोट मिले थे, ना हम जीते थे, हमारे चंद लोगों के अलावा 3-4 सीटें हमारी थी, जी हाँ, बिल्कुल। कौमी असम्बली में 2 सीटें थी शायद 1। अब मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इन्होंने कराची के लोगों को, हम कराची के लोग सारे लोग, हम सब, हमारे बच्चे, हमारा पूरा घर खानदान, हमारा सारा खानदान है, ये कराची हमारा घर है हमारा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें कराची वालों को अब सोच लेना चाहिए। आपने बड़े, हमने धोखे खा लिए, हमने बड़ी लड़ाइयाँ कर ली, हमने बड़े झगड़े कर लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने 70-73 सालों में कर गुजरे, लेकिन अब सही ईमानदारी के साथ तज्जिया कर लें कि इस शहर के लिए अगर कोई काम कर सकता है, अगर कोई बेहतर जो भी कर सकता है, बेहतर हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे शहर की बेहतरी के लिए, हम उसके साथ चलेंगे। हमने पिछली दफ़ा दिया था, प्रोग्राम दिया था, शहबाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जीते तो हम कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करेंगे। एक हमने ग्रीन लाइन बनाई थी, 3 मेट्रो हम और बनाने के लिए हमारा प्रोग्राम था, 3 मेट्रो और बनाएंगे, पूरी कराची में हम मेट्रो इंशाल्लाह फैला देंगे। बाकी किसी में नहीं, जैसे रावलपिंडी में और लाहौर मुल्तान में बनी है ना, हम ये सारे 3-4 शहरों की जगह पे 4 मेट्रो यहाँ इंशाल्लाह, 1 बनी है तो 3 और बनाएंगे इंशाल्लाह। पानी के मामला हम इंशाल्लाह इसके टोटल कंप्लीट हल करेंगे। सफाई सुथराई का भी हमने चैलेंज दिया था कि हम 6 महीने में कराची को साफ करेंगे। आइंदा भी मैं आपके प्रोग्राम से, मैं अपने लोगों से, कराची के लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि भाई खुदा के लिए अब सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कराची शहर के लिए बेहतरी के लिए, अपने घर की बेहतरी के लिए, अपने शहर की बेहतरी के लिए मिलकर आएँ, हमारा साथ दें। अगर हम काम ना करें, अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई कर भी नहीं सकता बगैर, हमने तो इनके इत्तेहाद के बगैर, हमने मैंने ये 6-7 काम बताए आपको, बाकी हम कंप्लीट ना करें, एजुकेशन हेल्थ को हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, फिर हम आपके साथ दें और काम आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये तासुर खत्म और अब ये इन्होंने आजमा लिया है, ये शहर जो है हमारा सबका शहर है, मिनी पाकिस्तान है, या पंजाबी हो, पठान हो, पख्तून हो, बलोच हो, मुहाजिर हो, सिंधी हो, ये सबका शहर है। जो इस शहर में रहते हैं, हमें हमारे शहर के लिए जो काम करेगा, हमारे इस बच्चों के लिए जो काम करेगा, हमारे यंग फ्यूचर के लिए जो काम करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अली अकबर गुजर हमारे साथ और महफूज यार खान हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने कराची की आवाम और कराची के लिए कुछ सोचा, और आप लोग भी जो है, जिस तरह से अली अकबर गुजर साहब ने कहा कि जो कराची के लिए काम करेगा हम सब उसके साथ करेंगे, ना करें तो फिर आप लोग जो है बोलने के हकदार। अभी भी हमारी आवाम जाहिर सी बातें बोल रही है, परेशान है। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, आपने मुझे जिताएं तो मैं ज़रूर कराची शहर के लिए काम करूंगा, लेकिन पलट के वो बल्दिया टाउन फिर भी नहीं आए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। फिर यहाँ से इलेक्शन लड़ाएं, प्रोड्यूसर आपको कह रहा है नुक्ता की जगह लगाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने जिक्र किया था, मैं एक और सेगमेंट के साथ हाजिर होंगी। आज मेरे साथ एक ऐसा स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुमैर अली शाह साहब, जो कि नाज़र हुसैन शाह साहब के साहबजादे। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि कल सेनेट के इलेक्शन हुए, संजानी साहब जो चेयरमैन के लिए मुंतखब हो गए और 7 वोट से गिलानी साहब जो है उनके वोट जो मुस्तरद कर दिए गए। तो इस हवाले से अब आप क्या कहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये आपके सामने है। मीडिया ने इसको बिल्कुल ही शुरू से लेके उसको दिखाया गया कि किस तरह बूथ्स में पहले कैमरा लगाए गए, उसके बाद किस तरह उस चीज़ को डीरेल करने की कोशिश की गई। फिर वो जो हमारी वाज़ेह अक्सरियत थी 7-8 वोटों से, फिर उन वोटों पे जब एक आपको लगाया गया है एक ही कैंडिडेट पे, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे ठप्पा, तो उसको बस वो लेम एक्सक्यूज़ देना है कि वो सेनेटर पे क्यों मोहर लगी हुई है, वो गिलानी साहब के नाम पे क्यों नहीं लगी हुई, वो उस दायरे में क्यों नहीं लगी हुई। तो हमें आगे क्यों गई? हाँ, थोड़ी सी आगे की। तो सब ने देखा और सब समझ रहे हैं कि किस तरीके से उसको डीरेल किया जा रहा है और किस तरह जो एक जीता हुआ इलेक्शन, एक वाज़ेह अक्सरियत पे इलेक्शन, उसको किस तरह ख़राब किया जा रहा है। जी अच्छा, जो कल सेनेट इलेक्शन हुआ, इसमें जो इलेक्शन में जो कैमरों की तनसीब का जो मामला है वो क्या है?
देखिए, जाहिर सी बात है, इस वक्त सेनेट चेयरमैन गवर्नमेंट का था और जो केयर टेकर सेनेट चेयरमैन थे वो भी उन्हीं के लगाए गए थे, या जो इस वक्त अमला है वो भी फेडरल गवर्नमेंट का ही है। तो हम ये समझ रहे हैं कि उनको अपने सेनेटर्स पे यकीन नहीं होगा, जो उनके सेनेटर्स थे या जो उनके इत्तेहादी थे उन पे भी उनको यकीन नहीं होगा, तो वो उन्होंने उनको ब्लैकमेल करने के लिए या उनको ये कहने के लिए कि हमें पता है, हम कैमरे लगा रहे हैं, हमें नज़र आएगा अगर आपने हमें वोट ना दिया, या इस तरह जो बातें होती हैं हाँ जी, वो की गई थी। तो वो उसी वजह से लगाया गया। देखिए, हमारे पास तो ना इस वक्त सेनेट का, अगर यही आप सोचें कि अगर सिंध असेंबली में इस तरह लगाया जाता और इसी तरह सिंध असेंबली में ये बूथ पकड़ा जाता, तो फिर आप सोचेंगे क्या इनके क्या तासुरात बिल्कुल होते सही या ये बात क्या है। कहते, एक हंगामा होता, हंगामा बिल्कुल सही होता बात और है। फिर क्या होता। अच्छा जी, कराची पैकेज जो है उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कराची पैकेज जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, जो पानी की स्कीमें दी गई थी, उन पे तो अमल हो रहा है। आप देख रहे होंगे रोड्स बन रहे हैं, मोनूमेंट्स बन रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के पैकेजेस हैं। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट के अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो तो उनकी हवाओं में ही बातें हैं, और वो अभी तक इमरान खान साहब या उनकी जो जो नुमाइंदे हैं वो हमेशा आते हैं, कोई ऐलानात करके जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। पुराने जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी नवाज शरीफ साहब के अनाउंस थे, ग्रीन लाइन वगैरह, ग्रीन या लाइन, जो K4 मंसूबा, जी ये सब। K4 तो सिंध गवर्नमेंट का ही था, पीपल्स पार्टी, लेकिन फिर वो उसमें पैसे रखे गए, फिर अभी दोबारा मजीद पैसे रखे गए। बाकी जो इन्होंने वादे किए थे कि कराची को एक मेगा प्रोजेक्ट देंगे, एक अलग तरीके, उसमें से कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कोई भी ऐसी अभी तक चीज़, किसी किस्म का कोई कोई इन्होंने। कोई भी नहीं, नथिंग। अच्छा, तो ये K4 मंसूबा कब कंप्लीट होगा? देखिए, K4 पे जो उस पे दोनों तरफ से है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे इन्होंने हिस्सा रखा गया, या जो हमारे ऊपर वर्किंग कमेटीज़ हैं, उसका हमने मोर देन 50% काम कर दिया है। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट का है उनका वो काम रहता है, उनका वो जो बजट है वो रहता है, उनके जो पैसे वो रहते हैं, वो अभी तक हमें सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिले। और बाकी जो हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने बजट में रखे गए थे, उसके आप काम देख रहे हैं, चल रहे हैं, नालों की सफाइयाँ चल रही है, प्रोजेक्ट्स चल नालों रहे की हैं। सफाइयाँ चल रही हाँ, हैं। हमने पहले से स्टार्ट करवा दिए। अच्छा फिर भी कराची में जो है सीवरेज का निज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा धर्म भरम हुआ है। इंशाल्लाह आपको इस साल बेहतरी होगी, और उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि कई मजीद सालों से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि मजीद क्योंकि मजीद जब बारिश होती है चंद कतरों में कराची शहर जो है वो सैलाब का मंजर पेश कर रहा होता है, लेकिन मतलब कराची उस टाइम पे लावारिस हो जाता है। नहीं, अपनी मदद आपके तहत ही जो है आवाम जो है सर्वाइव कर रही होती, नहीं उस तरह का काम नहीं, कारकर्दगी इस नजर आ बार रही है। इंशाल्लाह नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ग्रीन और लाइन। आपने ये भी देखा होगा कि देखें, डिज़ास्टर्स जब भी आते हैं पानियों के वर्ल्ड वाइड, तो गवर्नमेंट्स उस पर होती हैं, काम कर रही होती हैं, और यही आपको मिसाल सिंध गवर्नमेंट का मिला होगा। पानी आया, बिल्कुल आया, हम सब को उसमें प्रॉब्लम्स हुए, जो शहरी थे, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे, जो ब्यूरोक्रेट है, लेकिन आपको ये नहीं फील हुआ होगा कि सिंध गवर्नमेंट रस्तों पे नहीं है। सीएम साहब आपने देखा खुद खड़े थे, पानी में उनकी गाड़ियाँ 2-3 दफ़ा फंस गई। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब खड़े हुए थे, मुर्तज़ा वहाब थे, सईद गनी साहब थे, जितने भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, बिलावल साहब के अहकामात पे, वो आप रात को 3 बजे भी आप ही के चैनल से वीडियो चलाई कि सिंध गवर्नमेंट वो अपने थे, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, काम करने की कोशिश की जा, ये नहीं था कि भाई पानी आ गया तो अब हम नहीं है या हम छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं सही। था। ग्रीन लाइन की जो बसेस है वो कहाँ गई? देखें, ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है उसकी मैं आपको तफसीली बताऊं कि हमारे उसमें जो भी हुए थे मुआहदे कंपनीज के साथ, उसमें भी जो चंक फेडरल गवर्नमेंट का था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और वो उस हिसाब से उसको वो किया जा रहा था। अभी फिर ये जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है, इस पर भी आपने देखे कि आके फेडरल गवर्नमेंट ने कितनी ही पॉलिटिकल बातें की कि भाई सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। उस पर भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इनको कि भाई आप तजावज़ात हटाए जाएं, आप काम करें इस पर। अभी भी वो उनका वही है, सिर्फ बातें करनी है, और वो जो वज़ीर रेलवे होते थे, अब उनको दूसरा महकमा मिल गया, वो रेलवे में बात ही नहीं कर रहे। नहीं तो उनका ये होता था कि मैं ग्रीन लाइन कर लूँ और ML1 पता नहीं ML2 कर लूँ तो मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। तो सही। बजाय उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट लेने के,
उन्होंने वो जो डिपार्टमेंट है वो चेंज कर दिया, दूसरा डिपार्टमेंट ले लिया। ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे कराची में कराची क्या, मैं अगर सिंध की बात करूँ, सरकारी अस्पताल और स्कूल्स का बहुत ही बुरा निज़ाम है, उस तरह की तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि आप सिंध पूरे में अब उसमें हम तो नहीं समझते कि हेल्थ का निज़ाम सिंध से बेहतर कहीं पे है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। आप NICVD का मिसाल ले लें, आप SIUT का मिसाल ले लें, आप अभी हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है गंबट में, आप उसका देखें कि पंजाब से KPK से लोग वहीं पे आ रहे हैं, वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और सारा फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट है। NICVDs कराची से लेके आप सक्खर तक जो जो यूनिट बने वो फ्री उसके स्टंट डल रहे हैं, फ्री ऑपरेशंस हो रहे हैं लोगों के। और क्योंकि मेरा ख़ुद का ताल्लुक़ सक्खर से है तो मैं सक्खर के NICVD जब देखता हूँ कि वहाँ से बलूचिस्तान के लोग आ रहे हैं, साउथ पंजाब के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं उनको, डॉक्टर्स या कराची से आते हैं वहाँ पे, वहाँ के उधर के डॉक्टर्स को ट्रेंड किया गया है। तो ऐसा NICVD सिस्टम या ऐसा SIUT जो आपके किडनीज़ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया जा रहा है, इसी तरह लिवर पे हम लोग अब आ गए हैं। इसी तरह अब जो हमारे ट्रॉमा सेंटर्स बन रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारा बिलावल साहब का ये है कि बहुत दफ़ा ट्रॉमा सेंटर्स बन भी गए हैं, लेकिन अभी और मज़ीद जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता था कि हेल्थ का सिस्टम सिंध से बेहतर कहीं पे भी है। तो व्हाट आई थिंक, लेकिन यहाँ पे भी जिस तरह से आपने की बात की हॉस्पिटल्स की, लेकिन यहाँ पे पर्चे के बगैर तो काम नहीं हो रहा है। नहीं पर्चे के बगैर काम हो रहा है। आप कभी आप कैमरा मेरे लेके साथ चलिएगा कभी कभी ऐसे। कैमरा लेके आप चलें और आप ठीक है, सही है। देखें मैं तो भी आप चाहूँगी ज़रूर कि हम बिल्कुल इस तरह का एक प्रोग्राम करें जिससे हम एक कॉल करवाएं, हम यहाँ पे आना चाह रहे, बल्कि मैं अपना बंदा भेजूंगी बाकायदा, हम पूरी उसके वो कैप्चर हाँ, करेंगे। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके पर ज़रूर मेरे साथ जो है बिल्कुल चलें। चलिएगा और आप देखिएगा, और फिर उस पर देखिएगा, एक्शन भी लेना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो भी स्कूल जाहिर सी के बात है निज़ाम, चलिए एक्शन, ठीक है, हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। आप कॉल आके कि पीपल्स हम अच्छा पार्टी का काम एक कर रहे हैं। वर्कर हूँ और LCA का चेयरमैन हूँ, तो मैं उस हिसाब से आवाज़ उठाऊंगा। जो एक्शन लेंगे वो मिनिस्टर साहब से लेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो बिल्कुल ज़रूर एक्शन ठीक है, दिलवाएंगे। सही कोई है। गलत काम होगा ज़रूर एक्शन उसको उठाया स्कूल्स जाएगा। के तालीम का निज़ाम आपके सामने है। देखिए स्कूल्स का भी मैं आपको बताऊँ कि हमने कॉलेजेस लेवल पे, हमने यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे बहुत बड़ा काम किया है। आपके सामने है IBA का, आप देखेंगे किस तरह उसको पूरे सिंध में उसके कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए हैं कि जहाँ पे IBA ख़ुद इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते, तो वहाँ पे उनके छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकें, स्किल्स ले सकें, और फिर जब वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, NED हो गई या जो भी निजी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनको वो पहले से ही पैरामीटर्स पता होना चाहिए एजुकेशन लेवल का। वो सारे सिंध गवर्नमेंट फंडेड IBA पैकेजेस जो भी होते हैं, स्पॉन्सर्स फुली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरीके से आप मेडिकल कॉलेज के निज़ाम देखें कि मेडिकल कॉलेज भी हमने किस तरीके से पूरे सिंध में दिए हुए हैं, मज़ीद बढ़ाएं। और फिर अगर कहीं पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे पा रहे तो फिर उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में हमने उनको यूनिट बना के दिए ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के लोकल्स वहाँ चले जाएं। स्कूल्स का ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट के स्कूल्स, क्योंकि उसमें दो बातें हैं, किसी ज़माने में क्योंकि पैसे ज़्यादा आ गए थे तो स्कूल ज़्यादा बन गए थे। अच्छा। और वो जो मीडिया दिखाता है कि ये स्कूल्स बंद हैं या गोस्ट स्कूल्स, उस पे थोड़ा एक समझना होता है। उस ज़माने में होती थी, मुशर्रफ साहब के ज़माने में होते थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स। अब वो जो स्कूल्स होते थे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अंडर में होते थे। सही। और वो ज़्यादा बन गए तो, और उसको बग़ैर प्लान किए गए वो बनाए गए और टीचर्स रखे नहीं गए। और फिर वो जो टीचर्स हैं वो उस वक्त फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर रखे गए जिनको तनख्वाह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देती थी। और जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ख़त्म हुए तो वो टीचर्स की तनख्वाह बंद हो गई। जब बंद हुई तो टीचर्स वहाँ जाने, उन्होंने कहा भी तनख्वाह नहीं मिल रही तो हम वहाँ जाएंगे नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे होते थे, वो टेम्परेरी थी, उनकी कोई परमानेंट जॉब क्योंकि नहीं थी उस वक्त जॉब्स पे बैन होते थे उस ज़माने सही, में। सही, वो जॉब्स ठीक है। मुशर्रफ ने बैन लगाया हुआ था जॉब पे, तो वो जॉब्स मिल नहीं सकते। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो जो अपने इलाकों में होते थे उन्होंने स्कूल्स बना दिए। स्कूल्स में फिर वो उन्होंने एक प्राइवेट कोई एजुकेटेड लड़की है या एजुकेटेड लड़का है उसको रख दिया, तनख्वाह दे दी कि आप जाके वहाँ बच्चों को पढ़ाएं ताकि वहाँ
अभी सिंध गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर सही तरीके से बहाल किया है, और फिर उन्होंने ये भी हमने प्रपोजल दिया है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप वो हमारे स्कूल्स चलाएं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फर्नीचर, कहीं कहीं पे मुआवजा भी रखा गया है कि हम आपको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इतना बजट देंगे, लेकिन इसको फिर चलाएं आप सही नमूने के साथ। क्योंकि देखें, अगर हम एक बिल्डिंग बना दें और फिर उसका उसका पूरा पैरामीटर्स हमारे पास ना हो, टीचर्स ना रख पाएँ, फर्नीचर ना डाल सकें, तो फिर वो बिल्डिंग ज़ाया हो जाएगी, उस पर कोई ना कोई कब्जा कर लेगा या ज़ाया हो जाएगी, या फिर जब उसको चलाया जाएगा तो उसका इतना खस्ता हाल होगा कि फिर दोबारा उस पर पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है एजुकेशन मिनिस्टर साहब की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, कि आप उनको चलाएं और उन स्कूल्स को, बच्चों को, ताकि जैसे तालीम इजीली मिल सके सबको। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे हम बात कर रहे थे कराची सिंध की सूरत हाल के हवाले से, मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आपको पता है कि MKM पाकिस्तान हुकूमत की इत्तेहादी है, क्या PP ने MKM से रब्ता किया? बिल्कुल जी, हम एक सियासी जमात हैं और सेनेट के इलेक्शन के लिए हमने सबसे रब्ता किया, जो भी जमातें हैं MK, और सबके सामने किया, गए, मीडिया ने दिखाया, हमने उनसे भी अपनी हिमायत मांगी, MKM से मांगी हमने। इवन गिलानी साहब एक बड़े पुराने और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने इमरान खान को भी ख़त लिखा कि आपको भी मेरी सपोर्ट करनी चाहिए। तो अच्छा, ज़बरदस्त, अच्छा आंसर दिया वैसे आपने। अच्छा, खैर बलदियाती निज़ाम जो है आपके सामने है, क्या इलेक्शन अभी होने वाले, मतलब कब होने वाले, किस तरह की तैयारी है? देखिए, हम निज़ाम को दोबारा रीशफल कर रहे हैं, एज उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि बलदियाती निज़ाम अवलीन तरजीह होती है लोगों की, और वो उस पर जो मेन मसले होते हैं, ड्रेनेज के, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के, आपकी सेवरेज के, लोकली इलेक्ट्रिसिटी लाइट के, पोल्स के, तो अब उसको ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हमारा जो नया निज़ाम इंशाल्लाह आप देखेंगे वो पंजाब से या बलूचिस्तान से या KP से बेहतर होगा। और आप हालांकि बिकॉज हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, आपने देखा कि कराची का मेयर हमारी पार्टी का नहीं था, MKM का था, लेकिन हमने उनको पूरा टाइम दिया ताकि जो भी इख्तियारात, जो वो हमेशा एहतजाज करते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है या क्या है, लेकिन जो भी इख्तियारात थे, जो भी उनको दिए गए थे, लेकिन उनको टाइम पूरा दिया गया ताकि जो उनका मुद्दा है मेयर का, वो अपना पूरा करें। उसी का आप PTI का बरक्स देखें कि पंजाब में क्योंकि उनके मेयर्स नहीं थे, उनके चेयरमैन नहीं थे, और उनका जो टाइम रहता था वो 1.5 साल रहता था, और उन्होंने पहले ही वो सारी असम्बलीज डिसॉल्व कर दी। बोजदार साहब ने कहा कि भाई मैं सब मेयर्स को एंड चेयरमैन को घर भेज रहा हूँ, और उस पर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, LCA ने, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फुल सपोर्टेड है, हमने उस पर भी पटिशन डाली हुई है। और सारे ये पंजाब के जो मेयर्स एंड चेयरमैन, इन सबको मैंने बिलावल साहब से मिलवाया भी था, और चेयरमैन साहब ने उनको यकीन दहानी दिलाई थी कि हम आपके साथ हैं, हम आपको बिल्कुल इस बलदियाती निज़ाम पे सपोर्ट करेंगे। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा सपोर्टिव रही है और करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन मेयर साहब, वसीम अख्तर साहब हमेशा इख्तियारात के रोना रोते रहते थे, उनको कौन से इख्तियारात चाहिए थे जिसका वो हमेशा रोना रोते थे? देखिए, वो वसीम अख्तर साहब बड़े हैं, सीनियर हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन वसीम अख्तर साहब कंपेयर करते थे दोनों निज़ामों को। वो समझते थे कि मुझे वही निज़ाम दिया जाए जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती थी। अब वो एक अलग चैप्टर था और ये एक बिल्कुल अलग चैप्टर था। ये लोकल गवर्नमेंट्स थे, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स थे। तो जो लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियारात होने चाहिए वो इनके पास थे, लेकिन वो मेंटली उस लोकल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे वही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के दिए जाएं।
तो वो तो इस वक्त कानून ही नहीं था, वो आइन ही नहीं था, वो चीज़ें ही नहीं थी। अब हम अभी जो नया बना रहे हैं उसमें थोड़ा मज़ीद बेहतर बना रहे हैं, थोड़ा मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि जो इस तरह ऐसी बातें वो ना हो। और ठीक है, जो भी अब हो। कीमतें आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। दूध दही, अगर बात करें मुर्गी की, तो इसके लिए कोई बजट क्यों नहीं अनाउंस कर रही है हमारी गवर्नमेंट? क्यों नहीं इसके ऊपर मतलब चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है? देखिए हम तो इसी बात का रोना रो रहे हैं, और पीडीएम जो तहरीक चला रही है, या जो आवाम की, लोगों की हमें सपोर्ट है, सारी पीडीएम की जमातों की, वो इन्हीं बातों में कि पी है कि जो महंगाई चढ़ गई है, जो लोग इस वक्त अंडा नहीं खा सकते, दूध इतना महंगा हो गया है। दूध तो अब तस्वर ही नहीं कर सकते, मुर्गी और गोश्त तो बिल्कुल ही जाहिर सी तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल लोग एक बड़े ही गरीब आदमी तो परेशान, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग बिल्कुल परेशान हैं इस बातों पे। चीनी की देखें कहाँ तक जी हाँ। जाके रकम पहुंची है, और तो उस पे ही हम निकले हैं। और उस पे गवर्नमेंट को हमने, आपने देखा होगा जब पीडीएम की तहरीक स्टार्ट हुई थी, जल से जुलूस पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट हुए थे, तो एकदम से उन्होंने चीनी की रकम कम कर दी थी। फिर वो जब उन्होंने देखा कि भाई अब फिर उन्होंने बढ़ा दी, तो उसी पे है कि दूध की भी कीमतें कम हुई थी, फिर लेकिन फिर से अभी दोबारा से फिर इजाफा हो गया है। इस तरह वो। तो क्यों नहीं मतलब ये कंट्रोल कर रहे हैं अभी तक? क्यों नहीं हो पा रहा है? रोज पर रोज लेकिन कीमतें इनके पास 500 की सिस्टम नहीं, पहुंच चुकी है इनके पास मुर्गी। सिस्टम नहीं है, इनके पास वो टीम नहीं है, वो लैकनेस ऑफ सीनियोरिटी है, वो मेच्योरिटी नहीं है, और समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। जो वादे ठीक है। थे, जो इन्होंने लोगों से वादे किए, जो कंटेनर पे चढ़ चढ़ के बोलते थे, वो सब धरे के धरे रह रहे हैं। और जो भी बातें इन्होंने की थी आवाम के साथ, उसमें से कोई किसी एक बात की भी इन्होंने वो नहीं की। ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम पर है, मैं चाहूँगी जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे हम एक एक मैसेज लेते हैं हमारे नाज़रीन के लिए, आवाम के लिए, यूथ के लिए। तो मैं चाहूँगी आप भी जो है कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे नाज़रीन के लिए दें आज। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा सच्चाई पे रहें, अपने आप को डिटरमिन रखें, और हमेशा अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, काम करने की लगन होनी चाहिए। जब आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे, अल्लाह ताला और लोग आपको इतनी ज़्यादा पजीराई मिलेगी जिसकी आपकी सोच नहीं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को भी आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो। ये प्रोग्राम हम अपने आवाम के लिए जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हमारे प्रोग्राम से जो है हमारी आवाम के लिए जो उनके जो मसले मसाले उनको हल करने की कोशिश करें। फ़ीडबैक देना ना भूला करें, क्योंकि मैं आपकी फ़ीडबैक की बहुत मुंतज़िर रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप अगर जो है आपका फ़ीडबैक जैसा भी आता है मैं उसके ऊपर गौर करती हूँ, और फिर मेरी कोशिश होती है मैं उस तरह से प्रोग्राम करूँ, उस तरह के हम गेस्ट जो हैं बुलाएं और अपने आवाम के लिए जो है उनके मसले मसाइल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। बस मैं इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ खुदा आप इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।